सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुना देते। और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांव के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वाल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से
सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी। ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है उसमें, जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है, ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का काम करते हैं। ये योजना गरीब विरोधी नहीं है, बल्कि गरीबी के मूल कारण उस पर प्रहार करने वाली योजना है। गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको सचमुच इस धनराशि की आवश्यकता है, उसके विकास में पैसा लग सकता है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। जबकि पहले मनरेगा के समय में औसतन सिर्फ 50 दिन काम मिलता था, रोजगारी भत्ता भी लगभग, बेरोजगारी भत्ता भी लगभग केवल कागजों पर था, वो मिलता नहीं था। और कई सारे जगह पर अनियमितताएं बड़े पैमाने पर पाई गई कि जिस काम के लिए एक ही साल मिट्टी भरी जा रही है, फिर अगले साल भी वही मिट्टी भरी जा रही है, तीसरे साल भी वही नाली बन रही है। तो इस प्रकार के कई सारे जो है उसमें खामियां थी। और जो विकसित भारत जी राम जी में है, अब उसमें ज्यादा दिन काम मिलने वाला है, तय समय पर वेतन मिलने वाला है, काम का जो धनराशि वो मिलने वाली है, और कानूनन जो जवाबदेही है वो भी होने वाली है, तकनीकी आधारित ट्रांसपेरेंसी है। और हमारे राज्य के लिए ये इस योजना का बहुत महत्व है। पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य के रूप में हमारे राज्य में, जहां ये जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण जो विकास है, अवसंरचना है, हमारे लिए बहुत जीवन रेखा है। इन कार्यों में इस अधिनियम से बहुत लाभ मिलने वाला है। यह अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा, और जरूरतमंद जो हमारे समूह हैं, अन्य ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं,
उनके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इस योजना का होने वाला है। और मैं कहूं तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से एक तो ये गरीब लोगों को काम देगा, किसानों को सुरक्षा देगा, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सशक्तिकरण और सम्मान देने का काम करेगा और गांव का विकास करेगा। और विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव साबित होगा, क्योंकि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए हर एक ग्राम सभा भी विकसित होनी चाहिए, हर एक ग्राम सभा में वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के बनने के बाद सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। और पहले की अपेक्षा इसमें धनराशि भी जहां पहले लगभग 88,000 करोड़ की वो थी, तो उसको बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ इस बार किया गया है। एक बड़ा मैं कहूं कि उछाल इस योजना के माध्यम से देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि दी जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत जी राम जी ज्यादा दिन काम, स्पष्ट योजना और पैसा समय पर मिलने की व्यवस्था है, इसलिए यह मनरेगा से ज्यादा प्रभावी भी है और ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे लगता है कि और बताइए। आपदा प्रबंधन के यहाँ से कितना महत्व मानते हैं? नहीं, देखिए हमारे जैसे राज्य के लिए मैं कहूँ तो क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारा सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। तो कभी हमको भूस्खलन के रूप में, कभी हमको अत्यधिक जल भराव के रूप में, कभी हमारे यहाँ बादल फटते हैं, कभी यहाँ हिमस्खलन होता है। तो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस योजना से हम चूंकि जो धनराशि हमको मिलेगी वो हम वहाँ के आपदा से होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं, वहाँ पर उन कामों को ठीक कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जो है एक्शन करके जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर त्वरित रूप से लोगों को सहायता पहुँचा सकते हैं। एक सवाल और भी था, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों ही साथ में है, तो प्रदेश में बड़ा विषय चल रहा है इनका भंडारी हत्याकांड, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई। और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया। और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी। और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही जो है, इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं।
यहाँ के कैडर की हैं, लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियां ये भी होनी चाहिए, कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास में जो भी जानकारी है हमको दे दे या न्यायालय में दे दे, जहां भी देना दे। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है, और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए, और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए। और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें एक दो ऑडियो पर बात होती है। ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है जी, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है। और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है, और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें और होता, कोई और होता, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है। हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे?